Hello everyone, I hope you are doing well. This is Shivani Gupta and welcome to this channel Learn with Shini. So what's the topic today? Our topic is the limits of civil disobedience movement. So क्या क्या limitations थी civil disobedience movement की, उसको समझेंगे हम आज की क्लास में. अगर मैं बात करूँ limitation को एक लाइन में बताने की, तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हो that the main limitation of the civil disobedience movement was that they could not unite all social groups. जितने भी सोशल ग्रुप थे उनको वो यूनाइट नहीं कर पाया उस मूवमेंट में, तो एक मेन लिमिटेशन यही समझी जाती है. तो सोशल ग्रुप कौन कौन से थे? अगर मैं एक लेती हूँ कास्ट के बेस पे, अगर कास्ट के बेस पे लिया जाए मूवमेंट को, एंड एक लिया जाए रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है. तो कास्ट एंड रिलीजन, इन दोनों बेसिस पे आज की हम क्लास में समझेंगे कि कैसे इन दोनों की जो कास्ट थी और रिलीजन थी, दोनों ग्रुप के जो पीपल थे वो यूनाइट नहीं हो पाए, इस मूवमेंट से खुद को जोड़ के नहीं देख पाए. तो कास्ट का लेके चलते हैं. कास्ट में आती हैं अनटचेबल्स. कास्ट में यहाँ पे बताया गया है अनटचेबल्स के बारे में. तो जो अनटचेबल्स थे बेटा, वो जो 1930s होता है उसी के टाइम से दे कॉल देमसेल्फ दलित आर ऑप्रेस्ड. वो अपने आप को दलित बोलने लगते हैं, ऑप्रेस्ड बोलने लगते हैं, कि मतलब उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जो ये कास्ट का था, अनटचेबल्स थे, इनमें व्यूज़ की बात करें तो कांग्रेस का व्यू एक था और एक किसका व्यू था, एक गांधी जी का व्यू था, ठीक है. सो कांग्रेस का व्यू एंड गांधी जी का व्यू, दोनों जो लोगों के व्यूज़ जो थे रिगार्डिंग दी अनटचेबल्स, वो अलग अलग थे. क्या क्या व्यूज़ थे? पहले कांग्रेस की बात करते हैं. तो कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज. तो यहाँ अगेन वही वाला कंसेप्ट आ जाता है जो हम लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्ट वाले में पढ़ा था, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उनको सपोर्ट करती थी कांग्रेस, बट जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे उनको नहीं सपोर्ट कर रही थी, उनको इन्वॉल्व नहीं कर रही थी इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि जो कांग्रेस में सनातनीज थे, जो भी हाई कास्ट हिंदूज थे, तो वो लोग कहीं अपने आप को ऑफेंडेड ना फील करने लगे, उनको अपना अपमान ना दिखे इसमें, अगर इसमें दलित को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए. तो इसीलिए जो कांग्रेस थी बेटा, उसने क्या करा, इग्नोर किया इन दलित सेक्शन को, ठीक है. बट यहाँ पे अगेन महात्मा गांधी जी का व्यू आता है. तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड. उन्होंने बोला कि स्वराज को हम तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक हम अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट ना करें. उन्होंने जो अनटचेबल्स लोग थे, जो भी ये सप्रेस, अपने आप को सप्रेस बोलते थे, उन लोगों को क्या बोल के संबोधित किया? हरिजन. क्या बोला? हरिजन. हरिजन बोल के हमेशा एड्रेस करते थे जब कहीं भी किसी भी स्पीच में देते थे. हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब ये जो दलित लोग हैं, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ओके. और उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, क्योंकि उनको टेम्पल में जाने की एंट्री नहीं थी, इसीलिए उनकी टेम्पल में एंट्री के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया. वो लोग पब्लिक वेल को यूज़ कर सकें, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो भी होती हैं बेसिकली, उनको वो लोग भी इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सके, टैंक्स, रोड, स्कूल, की सारी चीज़ें, ठीक है. उन्होंने खुद जाके टॉयलेट को क्लीन किया. क्यों क्लीन किया? बिकॉज ये जो वर्क है, ये अभी भी आज के टाइम पर ये जो सारे वर्क है, इसको बोला जाता है कि जो भी लोअर कास्ट होती हैं वो करते हैं, लोअर कास्ट स्ट्रेटा के लोग करते हैं. तो इस वर्क को डिग्निफाई करने के लिए बेसिकली जो ये मेनली जो स्वीपर्स होते हैं, भंगी बोला जाता है कहीं कहीं पे, आप लोग सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, तो ये कहीं कहीं प्लेसेस पे बोला जाता है. तो जो स्वीपर्स होते थे, उनके इस काम को डिग्निफाई करने के लिए गांधी जी ने क्या किया? खुद वो जाके टॉयलेट्स वगैरह को क्लीन करते थे, ठीक है. और क्या किया? उन्होंने जो भी अपर कास्ट के लोग थे उनको समझाया, उनको परsuade किया कि आप अपना भाई हार्ट चेंज करो, अपना माइंड चेंज करो, और ये जो अनटचेबिलिटी है इसको पूरी तरह से ख़त्म करो, ठीक है. द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो ये अनटचेबिलिटी है इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो. सो ये हमने देख लिया कि कांग्रेस का क्या व्यू था एंड गांधी जी का क्या व्यू था रिगार्डिंग दिस अनटचेबिलिटी. सो अब हम देखते हैं कि जो ये दलित लीडर्स थे या फिर दलित पीपल थे, इन्होंने क्या किया. अब इनका भी तो कुछ होगा. तो इन्होंने किया दैट ये अब डिमांड करने लगे थे कि हमको अगर अपनी एक तरह से अपनी एक रेप्यूटेशन चाहिए सोसाइटी में, तो उसके लिए हमको चाहिए होगी पॉलिटिकल पावर, ओके. तो इन्होंने अब पॉलिटिकल पावर की डिमांड करने लगे. गांधी जी किस तरह से कर रहे थे? गांधी जी जाके सोसाइटी में सबसे बोल रहे थे कि भाई बराबरी से रहो, सब लोग इक्वालिटी बना के रहो, ठीक है. बट अब इन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको अब चाहिए पॉलिटिकल पावर. तो कैसी पॉलिटिकल पावर चाहिए? सो दे
began organizing themselves and demanding reserve seat in educational institute। उन्होंने बोला कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हमको रिजर्व सीट चाहिए एंड प्लस अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? देखिए पहले तो एक चीज़ समझिए कि रिजर्व सीट होती है एक सेपरेट इलेक्टोरेट। रिजर्व सीट का मतलब क्या होता है? रिजर्व सीट मीन्स हो गया बेटा कि जैसे कोई भी काउंसिल के लिए इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो इनमें से हमने सपोज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह दिया कि अब यहाँ पे जो एक तरह से आप बोल रहे हो ये जो सीट होगी ये हमने एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, सपोज ये हम लोग अनटचेबल्स की बात कर रहे हैं, SC की बात कर रहे हैं हम, तो हमने इनके लिए क्या कर दी? रिजर्व करके रख दी है, तो वो रिजर्व सीट का कंसेप्ट हो जाता है। बट सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या हो जाता है? सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हो जाता है कि अब ये जो रिजर्व सीट है, मतलब अब ये जो यहाँ से इलेक्शन लड़ना होगा तो वहाँ पे जो यहाँ का जो भी एक तरह से आप बोल सकते हो जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन लड़ेगा तो वो कौन होगा? वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा, उस पर्टिकुलर कास्ट का होगा, ठीक है, वो होगी। प्लस यहाँ पे उसको वोट करने वाले कौन होंगे? उसको वोट करने वाले भी उसी कम्युनिटी के होंगे, मतलब उस कम्युनिटी के अलावा उसको कोई और वोट नहीं कर सकता है। तो एक तरह से एक सेपरेट इलेक्शन उनका हो रहा है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कि उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है और उन्हीं के जो पीपल हैं वही वोट कर रहे हैं, तो एक सेपरेट इलेक्शन हो जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट हो जाता है। तो वो इनकी डिमांड थी, किसकी डिमांड थी? जो भी SC जो भी यहाँ पे अनटचेबल्स थे इनकी डिमांड थी, ठीक है। तो इनको बेसिकली ये इनको लग रहा था कि अगर हम पॉलिटिकली पावर्ड हो जाएंगे देन उससे हमारा जो सोशल अपलिफ्टमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उनमें इनका पार्टिसिपेशन क्या होता है? बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की एंड नागपुर रीजन की, वहाँ पे ये थोड़े बहुत से आए थे, बट मैक्सिमम अगर प्लेसेस पे देखें बेटा हम तो यहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। ओके चलिए इनकी बात हो गई कि कैसे ये लोग क्या डिमांड थी और क्या क्या व्यूज़ थे। नो इनके बारे में अगर थोड़ा सा और समझे कि इनकी डिमांड का क्या होता है, जिस डिमांड कर रहे थे ये सेपरेट इलेक्टोरेट की, सो व्हाट हैपेंड विद दैट डिमांड। सो देखिए बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जो थे ही वॉज द लीडर ऑफ दलित, तो वो लीडर के दलित के बेसिकली एक लीडर माने जाते थे। तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म किया था कब? 1930 में। ओके बेसिकली यहाँ पे ये जो दलित की प्रॉब्लम्स थी, उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे उसको एड्रेस करने के लिए कम्युनिटी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करते थे। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो बड़े बड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था ना, बहुत बड़े बड़े से ऑर्गेनाइजेशन थे सेटअप के। 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम हमने पढ़े थे, तो दोनों के नाम आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक मैं हिंट दे देती हूँ आप लोगों को, फिकी याद आया? तो कब ऑर्गेनाइज हुआ था एंड फिकी का फुल फॉर्म क्या था वो बताइएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पे एसोसिएशन बना दिया इन्होंने, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये भी जाते हैं, महात्मा गांधी भी गए थे, आपको भी पता है। तो महात्मा गांधी जी गए थे, ये लोग भी गए थे। तो वहाँ पे क्या होता है, इन लोगों के बीच में क्लैश हो जाता है। किसको लेकर? किस मैटर को लेकर? तो वही मैटर को लेकर, सेपरेट इलेक्टोरेट वाले मैटर को लेकर, जो डिप्रेस्ड एसोसिएशन इन्होंने बनाया हुआ था और गांधी जी के बीच में क्लैश हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अंबेडकर की डिमांड को मान लेती है, जो BR अम्बेडकर साहब होते हैं उनकी डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेती है। तो अब यहाँ से गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी शुरू कर देते हैं फास्ट, शुरू कर देते हैं अनटू डेथ। तो डेथ तक का इन्होंने फास्ट की, मैं फास्ट रखने जा रहा हूँ, डेथ तक मैं फास्ट करूँगा अगर मेरी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जो अंबेडकर जी थे वो अल्टीमेटली जो गांधी जी की डिमांड थी उसकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? उनको लगा कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड है, ये इन्होंने मान लिया है, और अगर ये डिमांड की डिमांड के अगर फॉलो करते हुए सेपरेट इलेक्शन होता है इन लोगों के लिए, तो एक तरह से हम जो एक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि पूरी कंट्री को यूनाइट करके रखना है, जितनी डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखना है, सबको जोड़ के रखना है, तो वो तो नहीं रह जाएगा ना। ऐसे करते करते बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी ग्रुप हैं, वो भी डिमांड करने लगेंगे। तो इंटीग्रेशन को हम एक तरह से हम इंटीग्रेट करके नहीं रख पाएंगे, ठीक है। सो गांधी जी यहाँ पे जो अंबेडकर साहब थे वो आते हैं, यहाँ पे एक पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर
32। सो यहाँ पे क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे बेसिकली डिप्रेस्ड क्लास जो होते हैं, जो आज के टाइम पे देखिए शेड्यूल कास्ट जिनको हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल क्लास जो थे और डिप्रेस्ड क्लास, उनको रिजर्व सीट मिलती है। देखिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं होती है, यहाँ पे इनको रिजर्व सीट दी जाती है। तो मैंने आपको इनिशियली ही बता दिया था कि रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्टोरेट में डिफरेंस क्या है। तो रिजर्व सीट आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्सेप्ट है रिजर्व सीट का फॉर एससी। क्या है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर दी जाती है कि वहाँ से क्या होंगे, अनटचेबल जो होंगे या फिर डिप्रेस्ड क्लास होंगे या फिर शेड्यूल कास्ट होंगे, उन्हीं के मेंबर वहाँ से इलेक्ट होके आएंगे। तो रिजर्व सीट लाया गया कहाँ कहाँ पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, दोनों काउंसिल जो होंगी दोनों में इनको रिजर्व सीट दी जाएगी, ठीक है। बट बाय द जनरल इलेक्टोरेट, मतलब यहाँ पे कोई इनका सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। बट स्टिल अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या इसके बाद ये तरह से कोऑपरेट करने लगते हैं कांग्रेस के साथ, तो नो, अभी भी ये कांग्रेस का जो मूवमेंट आगे चल के होता है तो इसको कोऑपरेट नहीं करते हैं उसमें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कास्ट, कि जो कास्ट एक सोशल ग्रुप था, कास्ट में अनटचेबल जो एक सोशल ग्रुप था, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट क्यों नहीं किया, और अगर बात करें रीज़न क्या था तो वो क्यों नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ रिगार्डिंग द रिलीजन, कि रिलीजन की अगर हम बात करें बेटा, तो रिलीजन में कौन, तो रिलीजन में यस यू आर राइट, मुस्लिम की हम बात करेंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम रिलीजन के लोग थे, उन्होंने एक तरह से इस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं दिया अपना। क्यों नहीं दिया, सो यस, some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience। वो तो उन्होंने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। क्यों नहीं दिया, सो इसलिए नहीं दिया कि जब बेटा क्या होता है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है, वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है, तो उसके बाद से क्या सीन चलने लगता है कांग्रेस में, कि जो कांग्रेस थी वो अभी क्या करती है, बहुत एसोसिएट होने लगती है कुछ अगर आप बोलो तो कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट होने लगती है। जैसे उनमें से एक नाम निकल के आता है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा जो बेटा थी वो 1919 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। 1990 में हिंदू महासभा फॉर्म हुई थी। अच्छा, ऐसे ही एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आप लोग आज भी सुनते होंगे, आरएसएस, ठीक है। आरएसएस का नाम सुनते होंगे आप लोग। ये फाउंड हुआ था बेटा 1925 में, 1925 में इट वाज फाउंडेड, ठीक है। 27 सितंबर 1925 में यस फॉर्म हुआ था ये आरएसएस जो आप लोग सुनते हो। तो एक तरह से ये नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें बेसिकली बात करते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात थी, कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। आज के टाइम पे अगर बात करें तो इसमें 5 to 6 मिलियन मेंबर्स आज के टाइम पे इसमें है, और भी ज़्यादा हो गए होंगे। और इसको कई टाइम बैन भी किया जा चुका है। अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंस से पहले तो उसको एक बार बैन किया गया था, और इंडिपेंडेंस के बाद उसको 3 टाइम्स बैन किया जा चुका है आरएसएस को। क्यों बैन किया गया था, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ऐसे बताती हूँ, आप लोगों ने नाथूराम गोडसे का नाम सुना होगा। नाथूराम गोडसे, तो जो नाथूराम गोडसे उन्होंने क्या किया था, ही एसिसिनेटेड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, उन्होंने 3 बुलेट फायर किए थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, जब ये वो बाद में निकल के आया कि जो नाथूराम गोडसे थे वो इसी आरएसएस के मेंबर थे, उन्होंने आरएसएस को छोड़ा था या फिर उसकी मेंबरशिप छोड़ी थी। तो यहाँ से निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो ये वाला आरएसएस वाला कंसेप्ट ही लोगों को भड़का रहा है कि हाँ हिंदू को ज़्यादा कर रहा है बाकी। अच्छा, नाथूराम गोडसे ने ये रीज़न दे के गोली मारी थी गांधी जी को, कि जो गांधी जी हैं उन्होंने पार्टीशन के टाइम पे मुस्लिम को ज़्यादा राइट दे दिया है, मुस्लिम की साइड ली है उन्होंने, तो ये सोच के उन्होंने गोली मारी थी। और वो क्योंकि आरएसएस का मेंबर था नाथूराम गोडसे, ठीक है, तो वो हिंदू राष्ट्र का उनका कंसेप्ट था। खैर वो तो बात की बात है। तो ये बस मैंने एक कंसेप्ट दिया कि आरएसएस को बैन किया जा चुका है। एनीवे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सो रिलेशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम अब क्या होने लगता है, बहुत ही सॉर्ड होने लगता है। मतलब आपने देखा कि जब कांग्रेस में 1920s में जो कांग्रेस था वो बहुत ही एसोसिएटेड हो रहा था हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे, जैसे हिंदू महासभा, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा कि अब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो रिलेशन था वो बहुत ही वर्स होने लगा, ठीक है। और इसी की वजह से बहुत सारे, अगर आप बात करो, कम्युनल क्लासेस होने लगे थे, कम्युनल रॉयट्स होने लगे थे डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। अच्छा बताइएगा, कम्युनल राइट्स जो था बेटा ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे भी कुछ कम्युनल राइट्स देखने को मिले थे। तो आप लोग जरा पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था उसका ईयर लिखिएगा जरा नीचे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था। तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत सारे रॉयट्स होने लगे, क्लैशेज होने लगे थे, ठीक है। सो ये हमने देख लिया कंसेप्ट। अब देखते हैं कि क्या किया जाता है, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो किया जाएगा। सो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग,
ये दोनों ही क्या करती हैं, एफर्ट्स डालती हैं फॉर दी नेगोशिएशन, कि नेगोशिएट करते हैं, चलो एक अलायंस करते हैं, कोशिश करती हैं, कुछ ना कुछ मेंबर्स कोशिश करते रहते हैं। एंड फाइनली 1927 में ये दिखता है कि हाँ कुछ नेगोशिएशन हो सकता है, ठीक है, एक यूनिटी निकल के आ सकती है कि दोनों यूनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों, किस बात पे नेगोशिएशन, क्या चल रहा था, प्रॉब्लम क्या थी? सो अगेन बेटा इनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि इनको जो भी फ्यूचर इनका था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो भी फ्यूचर असेंबलीज बनेंगी, ठीक है, वहाँ पे इनको चाहिए था रिप्रेजेंटेशन। तो इस रिप्रेजेंटेशन के मैटर पे कि कितना रिप्रेजेंटेशन और किस तरह का रिप्रेजेंटेशन, उसके ऊपर यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इसी को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग के क्या थे, ही वॉज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करते हैं। ही गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, बट उन्होंने बोला कि अगर मुस्लिम्स को वही रिजर्व सीट दी जाए, कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में। जो भी सेंट्रल असेंबली फॉर्म होती है, सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल फॉर्म होती है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे बेटा उनको क्या दिया जाए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस या फिर उस टाइम पे भी वहाँ पे हो रहा था काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें भी, तो वहाँ पे उनको क्या दी जाए, रिजर्व सीट का कंसेप्ट उनके साथ हो, ठीक है। तो इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही थी। तो अच्छा रिजर्व सीट इनको कहाँ चाहिए थी, रिजर्व सीट इनको चाहिए थी जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे। तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज अगर आपको जानने हैं तो आप सिंपल सा समझ जाइए कि जो एरिया पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए, तो कहाँ कौन कौन सा एरिया चला गया था। एक तो चला गया था बेटा बंगाल, जिसको ईस्टर्न बंगाल बोलते थे उस टाइम पे, ईस्टर्न बंगाल, एंड अभी वो चेंज होके क्या हो गया है, बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। सो बांग्लादेश वाला रीजन जो ईस्टर्न बंगाल था, और एक था पंजाब वाला रीजन, ठीक है। तो ये जो दो रीजन थे, यहाँ पे जो ये सारे आपके मुस्लिम्स थे, ये क्या थे, बहुत ही मेजॉरिटी में थे, इनका यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा था। तो यहाँ पे बोला इन्होंने कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, रिजर्व सीट चाहिए, ठीक है। बट क्या होता है, ये जो नेगोशिएशन की बात होती है, जो थोड़ी बोड़ी सी होप दिख रही थी, वो क्लैश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कब ख़त्म होती है, इन 1928 में क्या होती है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सारी पार्टी मिलकर कॉन्फ्रेंस करती हैं। तो वहाँ पे जो MR जयकर होते हैं हिंदू महासभा के, देखिए हिंदू महासभा किसकी पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनके इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और इसका अपोज किया, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़, वो अलायंस होते होते क्या हो गया, रह गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, एक डिसकंटेंट होता है, जो भी मुस्लिम्स होते हैं उनको यहाँ से। तो इसीलिए जब 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, गांधी जी कांग्रेस सब मिलकर लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यहाँ से हमको कोई सपोर्ट नहीं दिखता है इनसे, एक हमको सस्पिशियन एंड डिस्ट्रस्ट की भावना देखने को मिलती है, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। जैसे हम लोगों ने कास्ट में पढ़ा अनटचेबल्स का, और रिलीजन में पढ़ा था मुस्लिम्स का। तो इन दोनों में हमने देखा कि डिफरेंट ग्रुप्स में एक डिस्ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट की फीलिंग नहीं है कि जाके हम यहाँ पे इनका अगर आज सपोर्ट करेंगे तो वो कल हमारे राइट के लिए खड़े होंगे। क्योंकि अगर हम मुस्लिम की बात करें तो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड, बिकॉज इनको एक तरह से डर था, दे वर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ मिनॉरिटी विद इन इंडिया। उनको लगता था कि जो फ्यूचर होगा, मुस्लिम्स का फ्यूचर है बहुत डार्क में है, क्योंकि वो एज अ माइनॉरिटी हैं, ठीक है, माइनॉरिटी है। और यहाँ पे अगर इनकी बात करें, इनकी कल्चर की, इनकी आइडेंटिटी, वो क्या हो जाएगी, वो सबमर्ज हो जाएगी किसके नीचे, जो भी हिंदू मेजॉरिटी में है। तो इसका इनको डर था, इसीलिए ये लोग डिमांड कर रहे थे शुरू से ही कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हमको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। सो अब यहाँ से अगर बात करें हम लोग, तो अब मैंने जो एक क्वेश्चन बोला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो बेटा नाउ यू कैन राइट द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप 3 पॉइंट को उठा के लिख सकते हो। कौन कौन सा पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो आप सभी को पता है, आइडियोलॉजी क्या थी। आइडियोलॉजी मतलब एक में था कि बॉयकॉट की बात कर रहे थे, दूसरे में क्या था कि लॉ को ही ब्रेक कर रहे थे, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो एक आइडियोलॉजी को लेकर आप एक पॉइंट पूरा लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो डिफरेंट क्लासेस थी, डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनके डिमांड डिफरेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कैसे डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनकी डिमांड थी, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनकी जो डिमांड्स थी, डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनकी क्या क्या थी, ठीक है, वो पढ़ा।
आज की क्लास में क्या पढ़ा हम लोगों ने? आज की क्लास का अगर मैं बोलूँ क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फेल हो गया था किसको? सारे ग्रुप्स को यूनाइट करने में, सारे ग्रुप्स को यूनाइट करने में। अगर हम बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम्स का भी हमने देखा, मुस्लिम ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो कांग्रेस में थे, बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जब कांग्रेस हिंदू रिलीजियस जो भी एसोसिएशन थे उनसे एसोसिएट होने लगी, तो वो कांग्रेस से बाहर निकल गए थे, ठीक है, क्योंकि उनमें एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आने लगी थी। तो यहाँ पे वही है कि ये यूनाइट करके नहीं रख पाया, इसमें सारे ग्रुप थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। तो एक अच्छा सा एक आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ में ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि जो साल्ट मार्च होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें साल्ट मार्च से शुरुआत हुई थी। तो जब साल्ट मार्च होता है तो गांधी जी किसी को लेटर लिखते हैं ना, वाइसरॉय को लेटर लिखते हैं, तो वो वाइसरॉय का नाम बताइएगा जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज ये इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके आपको वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।